चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रसायन शास्त्र के अंतर्गत अपना अगला अध्याय जो है जैव अणु, जिसको कि हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, उसका सामान्य संगठन क्या होता है, उसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग व महत्व है, और किस प्रकार हम उसको परीक्षण द्वारा पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन उपस्थित है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, वास्तव में उसकी संरचना किन रूपों में पाई जाती है, और किस प्रकार प्रोटीन जो होती है वो विकृतीकृत होती है। तो इन विशेष टॉपिक के अंतर्गत हम इस प्रोटीन को अपन एक्सप्लेन करेंगे और एक एक पॉइंट के आधार पर हम समझेंगे कि वास्तव में प्रोटीन क्या होती है। तो सबसे पहले जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है कि प्रोटीन क्या होती है, तो वास्तव में जो प्रोटीन होती है वो जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन प्रोटीन एक ऐसा हमारा आवश्यक तत्व है जिसके बिना जीवित रहना हमारा संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमको परिभाषा के रूप में यही पता चला कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे लिए विशेषकर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। अब जहां तक हम इसके संगठन की बात करें तो इसका जो संगठन होता है वह निश्चित नहीं होता और ये शोध के अनुसार बदलता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमको जो याद रखनी है वो ये है कि इसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, ये जो स्रोत है उसके अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। तो वास्तव में यदि हम देखें तो इसमें क्या क्या कितने प्रतिशत होता है या विशेष रूप से नोट कर लें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि हमको पता है कार्बनिक यौगिक है तो निश्चित रूप से इसमें कार्बन उपस्थित होगा। तो इसमें कार्बन लगभग 50 से 55% होता है। ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन इसमें लगभग 20 से 24% होता है। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन लगभग 14 से 18% होता है। ये तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। हमने घटते क्रम में इसको लिखा है कि जिस ऑर्डर में हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, तो लगभग कार्बन इसमें 50 से 55% होता है, ऑक्सीजन इसमें 20 से 24% होता है, नाइट्रोजन इसमें लगभग 14 से 18% होता है। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन लगभग इसमें 6 से 7% होता है। सल्फर की यदि बात करें तो सल्फर इसमें लगभग 3.3% से 5% होता है। इसके अलावा इसमें कुछ तत्व और होते हैं जैसे फास्फोरस, आयरन, कॉपर और कोबाल्ट। जितनी शेष प्रतिशत जो होती है वो कुछ मात्रा में इसमें ये तत्व भी उपस्थित होते हैं, फास्फोरस, आयरन, कॉपर और कोबाल्ट। तो इस तरीके से हम यदि देखें तो हमारे प्रोटीन में इस तरह के जो आवश्यक तत्व हैं वो पाए जाते हैं और इसके अनुरूप इसका संगठन जो है वो निर्धारित किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसके वास्तव में इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप नोट कर लीजिए कि ये जो है वो शरीर की मरम्मत में काम आता है। जितनी भी हमारे शरीर में यदि कोई टूट फूट हो रही है, हमारी कोई कोशिकाएं विकृत हो रही हैं, तो उन सब के शरीर की मरम्मत में काम आता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम जो है वो मांसपेशियों के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे शरीर की जितनी भी आवश्यक मांसपेशियां जो हैं वो इसके द्वारा निर्मित होती हैं।
जो हमारे शरीर की कोई भी कोशिका यदि टूट फूट गई है तो उन टूट फूट में इसका विशेष रूप से योगदान होता है। तो इस तरीके से कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य जो आपको नोट करने हैं कि शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है, हमारे शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी जितनी भी कोशिकाएं यदि टूट फूट गई हैं तो उनकी मरम्मत करता है। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज हम इसमें देखते हैं कि वास्तव में इसकी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहला घटक जो है वो आप इसको नोट कर लीजिए कि इसका जो है जल अपघटन किस अनुरूप में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके हमको कुछ घटक आगे भी पढ़ना है, जैसे हमको पेप्टिन, पेप्टाइड क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, इन सबकी जानकारी हमको इस अध्याय में मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसकी मुख्य जो विशेषता है वो पहले पॉइंट के रूप में देख रहे हैं, वो है इसका जल अपघटन। तो सबसे पहले जैसा हमको दिखाई दे रहा है कि प्रोटीन जो है वो जल अपघटित होकर सबसे पहले क्या देगा, प्रोटियोजेस में टूटेगा। प्रोटियोजेस जब इसका जल अपघटन हम करेंगे तो जल अपघटित होकर किस में टूट जाएगा, पेप्टिन में टूट जाएगा। पेप्टिन का जल अपघटन करेंगे तो किस में टूट जाएगा, पेप्टाइड में टूट जाएगा। और जब आखिरी में हम इसका जल अपघटन करेंगे तो ये हमको काय में परिवर्तित हो जाएगा, एमिनो अम्ल में। तो इससे हमको क्या पता चला कि जब भी हम प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एमिनो अम्ल प्राप्त होगा। तो आप विशेष रूप से इस टेबल को अच्छे से देख लें कि प्रोटीन जल अपघटित होकर प्रोटियोजेस देगा, प्रोटियोजेस जल अपघटित होकर पेप्टिन देगा, पेप्टिन जल अपघटित होकर पेप्टाइड देगा और अंत में हमको जो है वो एमिनो एसिड प्राप्त होगा। ये एमिनो एसिड भी हमको पढ़ना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको नोट कर लीजिए कि वास्तव में ये क्या होते हैं। ठीक है। दूसरा, यदि हम प्रोटीन की विशेषताएं देखें तो दूसरा ये होता है कि ये स्वादहीन होते हैं। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो दूसरा हमको विशेषता पता चली कि ये कैसे होते हैं, स्वादहीन होते हैं। तीसरी यदि हम विशेषता की बात करें तो ये कैसे होते हैं, गंधहीन होते हैं। और चौथी यदि हम विशेषता की बात करें तो ये जल अपघटित होते हैं, जैसे कि हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमको पता चली कि जल अपघटन के बाद क्या प्राप्त होता है, ये स्वादहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और जल अपघटित होते हैं। तो इस तरीके से हमको इसकी कुछ विशेषताएं जो याद रखनी है क्योंकि ये फुल क्वेश्चन के रूप में आता है और साधारणतः ये इतना सरल होता है कि हम यदि इसको निश्चित रूप से धीरे धीरे यदि एक एक पॉइंट से यदि बढ़ते जाएं तो निश्चित रूप से हम इसके बारे में लिख सकते हैं। अब यदि हम अगला पॉइंट देखें कि प्रोटीन से वास्तव में हमको क्या नुकसान है या इससे हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, तो इसका एक महत्वपूर्ण जो विशेष रोग है इसकी कमी से होता है, उसको बोलते हैं क्वाशीओरकर। जनरली इस रोग से ग्रसित जो लोग होते हैं उनकी जो त्वचा होती है वो भद्दी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है। तो इस तरीके के लक्षण हमको क्वाशीओरकर रोग में दिखाई देते हैं। तो आपको इसकी कमी से होने वाले रोग जो है वो याद करना है कि प्रोटीन की कमी से विशेषकर कौन सा रोग होता है, क्वाशीओरकर होता है। क्योंकि ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, तो इसको विशेष रूप से आप पॉइंट आउट कर लें कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में जो होता है वो क्वाशीओरकर होता है। और उसके अलावा जो हमारे शरीर की त्वचा है जो खुरदुरी हो जाती है, भद्दी हो जाती है, हमको घुटन सी महसूस होती है। तो जैसे मान लीजिए हमने देखे थे कि प्रोटीन का जो कार्य होता है वो शरीर की मरम्मत करना होता है, टूटी फूटी कोशिकाओं का निर्माण करना होता है, मांसपेशियों का निर्माण करना होता है। स्वाभाविक है कि यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसकी कमी से हमारा शरीर जो हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, हमको काम करने में मन नहीं लगेगा। तो इस तरीके के लक्षण जो है वो हमको प्रोटीन की कमी से दिखाई देंगे। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है उसके उपयोग और महत्व। तो हम इसकी भी चर्चा कर ले कि वास्तव में इसका क्या उपयोग है या क्या महत्व है। तो इसको भी आप पॉइंट आउट कर लें इस रूप में। सबसे पहले यदि हम देखें तो आहार के रूप में प्रोटीन किस रूप में हमारे लिए आवश्यक है, तो पहला पॉइंट आता है आहार के रूप में। आहार के रूप में किस प्रकार, तो साधारण जीवन में आप देखो अंडा, मांस, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब में प्रोटीन किसी न किसी रूप में उपस्थित होती है। तो आहार के रूप में ये इस रूप में काम आता है कि इन यदि वस्तुओं का यदि हम सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से प्रोटीन हमारे शरीर को मिलती है। उसके बाद यदि औषधियों के रूप में देखें कि प्रोटीन किस रूप में हमारे लिए उपयोगी है, तो औषधियों के रूप में जो जिलेटिन
होती है महत्वपूर्ण, जो सभी जानते हैं, जो कि कैप्सूल में पाई जाती है। जो हम औषधियां यूज करते हैं ना दवाई के रूप में, जितनी भी कैप्सूल्स वाली टैबलेट्स होती हैं उन सब में जो जिलेटिन लगी होती है वो वास्तव में किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। सेम ऐसे ही मधुमेह रोग के उपचार के लिए जो हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं वो भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक होता है। तो इस तरीके से इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग हमको औषधि के रूप में दिखाई दिया। उसी तरह यदि हम देखें तो एक चमड़ा उद्योग में, तो चमड़ा उद्योग में कैसे जो जानवरों की खाल होती है उस खाल में भी प्रोटीन उपस्थित होती है, तो उस प्रोटीन के रूप में भी, तो ये एक महत्वपूर्ण उपयोग हो गया कि चमड़ा उद्योग में भी हम प्रोटीन का उपयोग कर सकते हैं। फिर यदि वस्त्र उद्योग में देखें तो ये एक महत्वपूर्ण उसका उपयोग है, यह महत्व है कि वस्त्र उपयोग में भी प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। कैसे? तो जो केसिन नाम की प्रोटीन होती है, जब अभी अपन उसका वर्गीकरण करेंगे, प्रकार देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, किस किस रूप में पाई जाती है। तो वहां पर एक महत्वपूर्ण घटक हमको मिलेगा केसिन। ये दूध में पाई जो महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है और इसका उपयोग जो है वो कृत्रिम ऊन और रेशम बनाने में किया जाता है। तो इस तरीके से यदि हम सावधानी पूर्वक देखें तो हमको यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पता चल गई जिनका अध्ययन आपको करना है। सबसे पहले कि प्रोटीन क्या होता है, फिर उसका संगठन क्या होता है, फिर उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। आपको शॉर्ट में तैयार करना है, सारे पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करते हुए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर इसकी कमी से किस प्रकार का रोग होता है, तो इसकी कमी से हम देख रहे हैं कि क्वाशियोरकर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर इसका उपयोग और महत्व क्या है, तो हमने 4 विषय, वैसे तो बहुत सारे उपयोग और महत्व हैं, लेकिन हमने 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिए हैं। एक आहार के रूप में, दैनिक जीवन में हमारे किस रूप में आवश्यक है, औषधियों में हम कहाँ पर प्रोटीन का उपयोग करते हैं, चमड़ा उद्योग में ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और वस्त्र उपयोग में इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो ये आप विशेष रूप से इसको अच्छे से नोट कर लें ताकि हमको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हम प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रोटीन के विशेष परीक्षण की, जिससे हम ये पहचानेंगे कि वास्तव में प्रोटीन क्या होता है और हमको कैसे प्राप्त होता है। तो उसके लिए कुछ परीक्षण यहाँ पर अपन लेंगे। सबसे पहले यदि हम परीक्षण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण होता है जो हम मॉलिश परीक्षण के रूप में यहाँ पर जानेंगे। पहले प्रकार का जो परीक्षण होगा वो होगा मॉलिश परीक्षण। ये कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उनको पहचानने के लिए विशेष परीक्षण होता है। तो पहला परीक्षण हम ले रहे हैं मॉलिश परीक्षण। इसमें हमको करना क्या होता है ये आप सावधानी से नोट कर लें। सबसे पहले जो प्रोटीन का विलयन होता है उस विलयन में हम एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थॉल, इसको आप विशेष रूप से नोट कर लें कि हमको क्या डालना है। तो प्रोटीन के विलयन में जब हम एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थॉल और साथ में हम सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें डालेंगे तो हमारे पास एक बैगनी रंग उत्पन्न होगा, और वह बैगनी रंग हमको यह बताएगा कि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट का अंश उपस्थित है। तो जो मॉलिश परीक्षण होता है वह यह बतलाता है कि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट का अंश उपस्थित है। तो इसके लिए हमको प्रोटीन में लेना है, उसमें कुछ बूंदें एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थॉल की डालना है और उसके बाद उसमें हमको सांद्र H2SO4 मिलाना है। तो कुछ समय पश्चात हमको कौन सा रंग दिखाई देगा, बैगनी रंग दिखाई देगा। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण परीक्षण होता है जिससे हम प्रोटीन की पहचान करते हैं वो कहलाता है बाइयूरेट परीक्षण। इसको कैसा करना है ये भी आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमको प्रोटीन का क्षारीय विलयन लेना है। उस क्षारीय विलयन में हमको ताजा बना हुआ कॉपर सल्फेट लेना है। हमको रखे हुए कॉपर सल्फेट विलयन में परीक्षण प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट का ताजा विलयन लेना है। तो हमको एक बैगनी रंग का विलयन प्राप्त होगा। ये जो बाइयूरेट परीक्षण होता है वो विशेषकर उन प्रोटीन के जिनमें कि हमको CONH समूह, जिसको हम एमाइड ग्रुप भी कहते हैं, CONH समूह की परीक्षण या पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बाइयूरेट परीक्षण द्वारा हम प्रोटीन की पहचान कर लेते हैं कि उसके क्षारीय विलयन में यदि हम ताजा बना हुआ कॉपर सल्फेट विलयन डालें तो हमको एक बैगनी रंग का विलयन प्राप्त होगा, और ये CONH समूह की पहचान के लिए किया जाएगा। फिर इसी का एक महत्वपूर्ण परीक्षण होता है जैंथोप्रोटिक परीक्षण। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रोटीन लेना है, उसमें सांद्र HNO3 का विलयन मिलाना है। तो जैसे ही हम प्रोटीन के विलयन में सांद्र NO3 का विलयन मिलाएंगे, जिसको हम नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, तो हमको एक पीले रंग का विलयन प्राप्त होगा। इस पीले रंग के विलयन में जैसे ही हम NaOH डालेंगे तो NaOH डालने पर उसका रंग क्या हो जाएगा, नारंगी रंग हो जाएगा।
यहाँ पर एक विशेष बात हमको जो याद रखनी है वो ये है कि जब हम याला परीक्षण करते हैं, जेंथोप्रोटिक परीक्षण, तो हमको इससे यह पता चलता है कि जब कभी प्रोटीन हमारे शरीर में किसी अंग में गिरता है तो वहां पर हमारे पीला या नारंगी रंग का दाग बन जाता है, तो वो इस बात की पुष्टि करता है कि उसमें प्रोटीन का अंश उपस्थित है। तो ये 3 महत्वपूर्ण परीक्षण है। इसके अलावा भी बहुत सारे परीक्षण है, लेकिन ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण परीक्षण है जिनके द्वारा हम प्रोटीन की पहचान करते हैं। अब प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि होता है उसका वर्गीकरण, जो हमको विशेष रूप से याद रखना है कि प्रोटीन का वर्गीकरण वास्तव में क्या होता है और किस रूप में वो प्रोटीन उन चीजों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन को 3 भागों में बांटेंगे। पहला होता है आणविक संरचना के आधार पर, दूसरा हम उसको वर्गीकृत करेंगे कार्यों के आधार पर, और तीसरा वर्गीकरण हम देखेंगे भौतिक गुणों और विलेयता के आधार पर। अब जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, आणविक संरचना के आधार पर हम इसको फिर से 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है रेशेदार प्रोटीन और दूसरा होता है गोलाकार प्रोटीन। तो पहला प्रकार होता है रेशेदार प्रोटीन और दूसरा प्रकार होता है गोलाकार प्रोटीन। कार्यों के आधार पर हम इनको बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं, तो यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण भाग लिए हैं। संरचनात्मक प्रोटीन, दूसरी होती है संकुचनशील प्रोटीन, तीसरी होती है हार्मोन्स और चौथा होता है एंजाइम। इनके अंतर्गत हम इन महत्वपूर्ण भागों को देखेंगे। फिर उसके बाद भौतिक गुणों के आधार पर यदि हम बात करें तो भौतिक गुणों के आधार पर इसको महत्वपूर्ण 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है साधारण प्रोटीन, दूसरी होती है संयुग्मित प्रोटीन और चौथी होती है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब लाइन से हम एक एक इसका आप बहुत अच्छे से टेबल बना लें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जब भी प्रोटीन पूछा जाता है तो इसका वर्गीकरण हमेशा हमको पूछा जाता है। तो आप इस टेबल को बहुत अच्छे से आप बनाकर नोट कर लें और इसी के आधार पर हम इसका वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि प्रोटीन को हम 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटेंगे। पहला आणविक संरचना के आधार पर, दूसरा उसके कार्यों के आधार पर और तीसरा भौतिक गुणों और विलेयता के आधार पर। अब हम सबसे पहला प्रकार देखेंगे भौतिक गुणों आणविक संरचना के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांटेंगे। जैसा कि हमको दिख रहा है, सबसे पहला होगा रेशेदार प्रोटीन और दूसरा होगा गोलाकार प्रोटीन। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको आप ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आप इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें रेशेदार प्रोटीन। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के प्रोटीन में लंबे लंबे रेशों के रूप में हमको दिखाई देंगे और निश्चित रूप से ये हम जिन शरीर के आवश्यक अंगों, जानवरों में या अन्य किसी चीजों में हमको दिखाई देते हैं तो हम उसको देखकर ही पहचान जाते हैं कि कौन से प्रकार का प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन जो होती है लंबे लंबे सूत्रों और धागों के रूप में पाई जाती है। इसका जो पहला प्रकार होता है इसको भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला इसमें आता है कैरोटीन। अब ये कैरोटीन किन किन चीजों में पाया जाता है तो ये आप विशेष रूप से नोट कर लें कि ये जो नाखून होते हैं हमारे, खुर होते हैं, पंख होते हैं, ये इनमें विशेष रूप से पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। जानवरों के जो सींग होते हैं उसमें भी ये प्रोटीन पाई जाती है। तो जो कैरोटीन प्रोटीन होती है वो नाखून में, खुर में, पंख में और सींगों में पाई जाती है। मायोसिन होती है, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पाई जाती है मांसपेशियों में। मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रमुख प्रोटीन, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें इस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो रेशेदार प्रोटीन के अंतर्गत आती है। कोलेजन जो होती है वो हड्डियों में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो रेशेदार प्रोटीन होती है वो हम कई भागों में उसको बांट सकते हैं। कैरोटीन जो नाखून, खुर, पंख और सींगों में पाई जाती है, मायोसिन जो विशेष रूप से मांसपेशियों में पाई जाती है और कोलेजन जो कि हड्डियों में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। अब इसी तरह यदि हम गोलाकार प्रोटीन की बात करें तो जैसे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि जैसे रेशेदार प्रोटीन लंबी लंबी सूत्रों और धागों के रूप में पाई जाती थी, वैसी गोलाकार प्रोटीन जो होती है वो गोलाकार आकार में पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत भी हम 2-3 विशेष प्रकार ले लें। जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है तो कहाँ पर पाई जाएगी, हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये रक्त में पाई जाने वाली विशेष प्रोटीन होगी जो कि हमारे शरीर में, जानवरों में
पाई जाती है। फिर फाइब्रिनोजन की यदि हम बात करें तो जितने भी फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, उनमें पाई जाने वाली ये प्रोटीन होती है। तो हम एक प्रकार से देख लें कि रेशे, जिसमें भी रेशे उपस्थित हो, रेशम हो, ऊन हो, उनमें पाई जाने वाली ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। अब इसी तरह यदि हम कार्यों के आधार पर देखें तो कार्यों के आधार पर ये बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन हमने कुछ विशेष प्रकार यहाँ पर लिए जिनका अध्ययन अपन यहाँ करेंगे। तो जैसा कि पहले नाम से ही हमको समझ में आ रही है, संरचनात्मक प्रोटीन, तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है, नाम से हमको समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई भी प्रोटीन जो हमारे शरीर की या जानवरों के शरीर के निर्माण में आवश्यक होगी वो प्रोटीन कहलाएगी संरचनात्मक प्रोटीन। तो इसके अंतर्गत वही विशेष प्रकार की प्रोटीन जो हमने रेशेदार प्रोटीन के अंतर्गत लिए थे, वो सारी प्रोटीन इसके अंतर्गत आती है, क्योंकि हमारे शरीर के निर्माण में त्वचा में, नाखून में, खुर में, पंखों में इनके निर्माण में उपयोग होती है, मांसपेशियों में, हड्डियों में। फिर उसी प्रकार यदि हम संकुचनशील प्रोटीन की बात करें तो जितने भी वाइब्रेट होने वाले, जो हमारे संकुचनशील, हाथ को मोड़ने वाले जो रेशेदार प्रोटीन होती है, वो सब इसके अंतर्गत आएगी। हार्मोन्स की यदि हम बात करें तो विशेष प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें इस प्रकार की प्रोटीन पाई जाएगी। तो जो हार्मोन्स प्रोटीन होती है वो विशेषकर इंसुलिन हार्मोन्स हम विशेष रूप से जानते हैं, जो मधुमेह रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो जिसमें ये वाली प्रोटीन पाई जाती है। यदि हम एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन जो एक एंजाइम है, हमने इससे पहले भी इसकी चर्चा की थी, तो उसमें पाई जाने वाले जो विशेष प्रकार का एंजाइम है वो प्रोटीन के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जो कार्यों के आधार पर हमको दिखाई देती है। अब इसी तरह यदि हम भौतिक गुण और विलेयता के आधार पर बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रकार होता है जो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, जैसे हमको नाम से समझ में आ रहा है, साधारण प्रोटीन, दूसरी होती है संयुग्मित प्रोटीन और तीसरी होती है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये 3 प्रोटीन होती है जो विशेष रूप से कार्यों के आधार पर वर्गीकृत, तो भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत की गई है। साधारण प्रोटीन के अंतर्गत ये जल अपघटित नहीं होती और साधारणतः इसमें एल्ब्यूमिन आती है जो अंडे में पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन होती है इसके अंतर्गत आने वाली प्रोटीन। फिर संयुग्मित प्रोटीन, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये प्रोटीन जो होती है वो साधारण प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनी होती है और दूसरे भी पदार्थ होते हैं। तो जैसे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन, तो स्वाभाविक है कि ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनी होगी। इसका प्रमुख घटक प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल होगा। फिर ग्लाइकोप्रोटीन, तो इस तरीके की कुछ प्रोटीन होंगी जो संयुग्मित प्रोटीन के अंतर्गत आएंगी। अब जो व्युत्पन्न प्रोटीन होती है, व्युत्पन्न प्रोटीन जो होती है वो साधारण और संयुग्मित प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और इसके अंतर्गत जो हमने प्रोटीन का वर्गीकरण किए थे, पेप्टीन, पेप्सिन, प्रोटियोजेस, पेप्टाइड, ये सब इसके अंतर्गत आने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरह से प्रोटीन को अनेक भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पार्ट आप विशेष रूप से याद कर लीजिए ताकि हमको कोई भी दिक्कत ना, और इसको आप बहुत अच्छे से नोट करके यदि बार बार रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रोटीन के हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन विशेष बिंदुओं को नोट कर लीजिए और प्रोटीन को बहुत अच्छे से तैयार करें। अभी हमने प्रोटीन का वर्गीकरण देखे, अब इसके बाद अपन प्रोटीन की विशेष संरचनाओं के रूप में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रोटीन की संरचना जनरली पूछी जाती है। वर्गीकरण और संरचना को आप बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि प्रोटीन से सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होता है उसकी संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम उसकी पहली संरचना देखेंगे जिसको कहते हैं प्राथमिक संरचना। इसकी संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना। सबसे पहले हम प्राथमिक संरचना के बारे में यदि बात करें तो सबसे साधारण संरचना होती है और इस संरचना के माध्यम से हमको विशेष रूप से CONH बंध, जिसको कि हम पेप्टाइड बंध के रूप में जानते हैं, इस बंध का हमको यहाँ से पता चलता है। तो जो पहले प्रकार की संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक संरचना, ये विशेषकर CONH समूह को प्रदर्शित करती है जिसको हम पेप्टाइड बंध के रूप में जानते हैं और इस संरचना को इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एल्किल समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है और NH समूह होता है। तो इस तरीके से प्राथमिक संरचना को हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में भी जानते हैं। अब हम इसके बाद दूसरी संरचना की बात करें जिसको बोलते हैं द्वितीयक संरचना। इस द्वितीयक संरचना की खास बात यह होती है कि इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको अल्फा हेलिक्स संरचना भी कहते हैं।
जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है विशेष प्रकार के हेलिक्स यहाँ पर बने हुए हैं और इस संरचना को कहा जाता है अल्फा हेलिक्स संरचना। इस संरचना की एक विशेष खास बात यह होती है कि इसमें एक सिरे पर NH2 समूह होता है और दूसरे सिरे पर COOH समूह होता है। जहां पर NH2 समूह होता है उसको बोलते हैं N सिरा और जहां पर COOH समूह होता है इसको बोलते हैं C सिरा। तो ये विशेष बात होती है संरचना की कि इसमें बहुत सारे हेलिक्स बने हुए होते हैं। इसके एक और NH2 समूह होता है और दूसरी ओर COOH समूह होता है। एक सिरा N सिरा कहलाता है और दूसरा सिरा C सिरा कहलाता है और इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स संरचना। इसके अलावा इसमें एक और संरचना होती है जिसको बोलते हैं बीटा लहरियादार संरचना। ये द्वितीयक संरचना के रूप में आती है और इसी का दूसरा नाम होता है चपटी चादरनुमा संरचना। इस प्रकार की संरचना की विशेष बात क्या होती है, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है बीटा लहरियादार संरचना, तो इसमें बहुत सारे बंध उपस्थित होते हैं। उसी को चपटी चादरनुमा संरचना भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध और विशेष प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं और इनमें भी एक सिरे पर NH2 समूह और दूसरे सिरे पर COOH समूह होता है और उसकी व्यवस्था लगभग इसी रूप में होती है जैसे कि हमको प्राथमिक संरचना में दिखाई देती है। अब इसके बाद हम तृतीयक संरचना की बात करेंगे। ये तृतीयक संरचना प्रोटीन की विशेष संरचना होती है। इस संरचना में भी सेम वैसे होता है कि एक सिरे पर NH2 समूह होता है और दूसरे सिरे पर COOH समूह होता है। जिस सिरे पर नाइट्रोजन समूह NH2 समूह होता है इसको बोलते हैं N सिरा और जिस पर COOH समूह होता है इसको बोलते हैं C सिरा। यहाँ इस संरचना की एक विशेष बात होती है कि इस पूरे में विशेष प्रकार के द्रव या पदार्थ भरे होते हैं जैसा कि हमको इसमें दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इसमें एक विशेष भाग होता है जो ब्लड में पाए जाने वाला भाग होता है जिसको हीम कहते हैं। हीमोग्लोबिन का विशेष अंग होता है जो यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार की प्रोटीन की जो विशेष संरचना होती है वो तृतीयक संरचना कहलाती है। इसमें भी दो तरह के सिरे होते हैं, एक सिरा N सिरा कहलाता है, दूसरा सिरा C सिरा कहलाता है और इसमें भी विशेष प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन की जो संरचनाएं होती है उनको हम विशेष रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम विकृतीकरण की कर ले कि विकृतीकरण क्या होता है वास्तव में प्रोटीन का। तो साधारणतः जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं या उसमें अम्ल या क्षार की कोई मात्रा मिलाते हैं तो जो प्रोटीन का निश्चित संगठन होता है वो किसी कारण से यदि बिगड़ जाए तो हम उसको बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। तो बिल्कुल साधारण और सरल रूप में यदि आपको प्रोटीन को चैप्टर तैयार करना है तो आप विशेष रूप से इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि अपने क्वेश्चन पेपर में जनरली इसी रूप में पूछा जाता है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो, सारे जितने भी चार्ट्स हैं उनकी संरचना उनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लो, तो निश्चित रूप से आपको प्रोटीन में पूछा जाने वाला कोई भी क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाए।